नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी, मिलवाते हैं मेहमान से भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता दें कि आज किन विषयों पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। मिलवाएंगे आपको विषय विशेषज्ञ से भी, लेकिन सबसे पहले बता दें कि आज का विषय क्या रहेगा। आज की बात में हम बात करेंगे मतदान जागरूकता के बारे में, साथ ही साथ अंधत्व निवारण सप्ताह जो कि मनाया जाता है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही में मिलवाएंगे हमारे मेहमान से भी। तो दर्शकों, नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, क्योंकि आप भी फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा नंबर है 1800-233-00340। तो दर्शकों, तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है तिथि पर। तो देखते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2081 चैत्र माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है, 4 अप्रैल 2024 और दिन है गुरुवार। दर्शकों, जिस प्रकार से तिथि महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो आइए नजर डालते हैं कि 4 अप्रैल को क्या कुछ खास घटनाएं हुई इतिहास में। 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कि हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे, उनका जन्म हुआ था। वहीं 1949 में परवीन बाबी, जो कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, उनका भी जन्म हुआ था। वहीं 1969 में पल्लवी जोशी, जो कि भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न अभिनेत्री हैं, उनका भी जन्म हुआ था। और 1972 में लीजा रे, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं, साथ ही साथ फैशन इंडस्ट्री में अपना अच्छा नाम कमा चुके हैं, उनका भी जन्म हुआ था। और 1905 में कंगना घाटी में आए भूकंप में 20,000 लोगों की जानें गई थीं। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि 4 अप्रैल को इतिहास में घटित हुई। दर्शकों, जैसा कि हमें ज्ञात है कि इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसी प्रकार से विचार भी हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आता है। और एक विचार से हमारी सोच में परिवर्तन आ जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो आइए नज़र डालते हैं आज के विचार पर। जानकारी तो किसी भी उम्र में मिल जाती है, किंतु अनुभव जो होता है वो आज भी उम्र का इंतज़ार करता है। बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो जानकारी होती है वो हम किसी भी उम्र में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव है वो उम्र के साथ ही आता है और अनुभव के साथ ही परफेक्शन आता है हमारे जीवन में। तो ये विचार हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि जब हमें जीवन को सफल बनाना होता है तो कुछ महत्वपूर्ण विचार हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। दर्शकों, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि इस वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं और सभी को मतदान देने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। आज हम बात करेंगे मतदान जागरूकता के बारे में। और मतदान जागरूकता पर विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, जो कि भोपाल कलेक्टर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं मतदान जागरूकता के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है मतदान करना और सभी को क्यों अपने राइट्स पता होना चाहिए? देखिए, क्या है, जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है वो वोटिंग है। अगर हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके और अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, चुनाव में भागीदारी निभाते हैं, तभी एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना होती है जी। तो आपने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और इसमें अभी पिछले कुछ चुनावों से जो है जो विशेष प्रयास भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ी है और इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, पूरी दुनिया के सामने मिसाल के रूप में है। इसलिए हम सभी लोगों को मिलजुल के एक बेहतर सरकार बनाने के लिए, एक बेहतर लोकतंत्र बनाने के लिए अपना वोट करना चाहिए।
बिल्कुल सर, आपने अभी बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और काफ़ी यूनिक माना जाता है पूरा सिस्टम। इसके कुछ यूनिक फीचर्स आपसे जानना चाहेंगे। देखिए क्या है, आज़ादी के बाद भारत में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, उसमें सभी को 18 साल से ऊपर कोई भी हो बिना किसी भेदभाव के जो है उसे वोटिंग राइट मिला हुआ है। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर गरीब, किसी का कोई भेदभाव नहीं है। ये दुनिया में बहुत बड़ी मिसाल है। जो आप दूसरे मैच्योर डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ आप देखते हैं वहाँ धीरे धीरे वोटिंग राइट्स मिला हुआ है, परंतु भारत में एब्सोल्यूट वोटिंग राइट सभी को, जो 18 प्लस हैं सभी लोगों को मिला। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। पूरा जो इलेक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती है, जिसकी ट्रेनिंग का इशूज़ होता है। अभी जैसे ईवीएम से वोटिंग कराने के लिए ईवीएम का पूरा एक मैनुअल है जिसका स्टेप बाय स्टेप जी सर फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा कई दुर्गम क्षेत्र हैं जहां मतदान कार्मिकों का पहुंचना डिफ़िकल्ट होता है, परंतु पूरी कोशिश करके वहां पे पहुंचते हैं, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे कई बार ऊंचाई के स्थल हो जहां पे रास्ते नहीं हो। अभी तो बहुत सब हो गया, लेकिन उसके लिए भी कई ऐसे क्षेत्र हैं। तो पूरी मशीनरी की बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जो खर्चा हो रहा है, जैसे 95 लाख अभी लिमिट है, तो उस खर्चे को कैसे मॉनिटर किया जाए, इसके लिए न केवल एक मैकेनिज्म है, वरन जो दूसरी इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जो है जीएसटी की टीम हो, बैंक्स हो, सभी लोगों को जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इन्वॉल्व करके और एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग के लिए और चुनाव में धन बल का प्रयोग ना होने पाए, इसको जो है इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो चुनाव है वो पारदर्शितापूर्ण हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आदर्श आचरण संहिता का पालन हो, इन सब बातों को लेते हुए जो है चुनाव के कई यूनिक फीचर्स हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मतदान जागरूकता के बारे में और हमारे साथ भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, जो कि हमें पूरी जानकारी बता रहे हैं, वोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से आप नोट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे टोल फ्री नंबर है 0755 266 049 और दूसरा नंबर है 1800 233 00340। आप फ़ोन करके जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से। सर, आपने बोला आदर्श आचार संहिता। जी, आदर्श आचार संहिता से क्या तात्पर्य है? देखिए, आदर्श आचरण संहिता से तात्पर्य ये है कि चुनाव के दौरान किस तरीके से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो भी प्रत्याशी हैं जी, वो सभी लोग कौन से नियमों का पालन करेंगे, वो सभी लोग लेवल प्लेइंग फील्ड उनको कैसे मिलेगी। तो इस पूरा जो कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहते हैं कि हमें किस तरीके का आचरण करना है। उदाहरण अगर हम देखें तो जो है हमें लेट नाइट 10 बजे के बाद अपना चुनाव प्रचार नहीं करना है, मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर देना है, हमें जो है कोई भी जुलूस निकालना है तो उसकी अनुमति लेनी है, जुलूस में कन्वॉय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो। इस तरीके से बहुत मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं और वो सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको वो पालन करना होता है अक्रॉस द पार्टी। जी सर। सर, नागरिकों की क्या जिम्मेदारी रहती है इसमें? नागरिकों की जिम्मेदारी ये है कि हम बिना किसी भय, बिना किसी प्रलोभन के वोट करें। अभी इसके लिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम लोग करवाते हैं जी। तो वल्नरेबिलिटी मैपिंग ये है कि अगर हम हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स ऐसे एरिया में भ्रमण करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा हो या फिर किसी तरीके से किसी पक्ष विशेष में वोट देने के लिए जबरदस्ती की जा रही हो। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो उस पर प्रेशर किया जाए किसी तरीके, या उसको कोई प्रलोभन दिया जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी के लिए आप देखिए पूरी चेकिंग अभियान चलते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दो प्रकार की एक्टिविटी हम लोगों के द्वारा की जाती है। सबसे पहले एक्टिविटी ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं। हम लगातार संवाद में रहते हैं, हमारे तक उनकी पहुंच रहती है कि उन्हें कोई परेशान न करने पाए। तो पहला मेज़र ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि वोटिंग वाले दिन भी हम उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं कि कोई उन्हें रोक तो नहीं रहा है, और पैरेलली देखते हैं कि किसी तरीके से कोई शराब का वितरण या किसी तरीके से पैसे का वितरण या कोई दूसरा कैश और काइंड किसी भी प्रकार से प्रलोभन न मिलने पाए। तो ये जो है हम
कोशिश करते हैं कि नागरिक निष्पक्ष होकर बिना भय के, बिना प्रलोभन के अपना वोट दे सकें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर हमें हमारा वोट देना चाहिए। सर, इसी प्रकार से स्वीप प्रोग्राम भी संचालित किया जाता है, क्या है ये स्वीप प्रोग्राम? देखिए क्या है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का जो प्रोग्राम है, इसका आशय ये है कि जो हमारे नागरिक हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जो चुनाव की जानकारी पहुँचे, जी सर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसके मूलभूत रूप से 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि इलेक्टोरल रोल में यानी प्योरिटी रहनी चाहिए। इलेक्टोरल रोल में अगर किसी का नाम छूटा हुआ है तो वो नाम जुड़ जाए, और अगर किसी का एड्रेस चेंज हो गया, दूसरी जगह चला गया, तो एक जगह से नाम कट के दूसरी जगह जुड़ जाए, कोई बोगस नाम ना रहने पाए, तो कोई लेफ़्ट आउट वोटर ना रहने पाए। तो जो मतदाता सूची है उसमें नाम जुड़ना एक पहली प्राथमिकता है जो एलिजिबल वोटर्स हैं। जी सर। और दूसरी प्राथमिकता है कि चुनाव के दौरान वो सभी लोग अपनी वोटिंग करें। इसको लेके जो प्रोग्राम चलता है उसे हम लोग स्वीप कहते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार की हम लोग अवेयरनेस एक्टिविटी चलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत एजुकेशन के माध्यम से किस प्रकार से वोटिंग के लिए प्रेरित किया जाता है, पूरे समाज में मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं जागरूकता फैलाने के लिए मतदान को लेकर? देखिए अभी हम इस प्रयास में हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके, जैसे पिछली बार लगभग हमारे लोकसभा में 66% मतदान था, इस बार हम उस रिकॉर्ड को क्रॉस करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम सभी ग्रुप्स में, सभी लोगों में जो है वोटर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएं, उन तक पहुंचाएं। अभी उसके कई प्रकार हैं, जैसे BAG ग्रुप्स बने हुए हैं, मतदाता जागरूकता ग्रुप्स बने हुए हैं, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पे बने हुए हैं, जिसमें BLO और दूसरे कई लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे परिचर्चा, उसके बारे में जानकारी देना, किस तरीके से आप 7 मई को भागीदारी कर सकते हैं, उसके माध्यम से। इसके अलावा जिला स्तर पे भी बहुत सारी एक्टिविटी, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से कवरेज हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी की हमारी बैठक है जिसमें पूरे चुनाव प्रक्रिया की और चुनाव प्रोसेस की लगातार हम लोग जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा EVM मशीन जो है उसका डेमो के माध्यम से भी हम बता रहे हैं कैसे वोट डाला जा सकता है, जो उसमें जागरूकता के संबंध में मशीनों को जो निकाला गया है। एक रैली आयोजित की गई थी, उसके बारे में आप थोड़ा सा अभी बाइक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे शहर ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और सभी लोग 7 मई को आके अपना मतदान करें, इसके लिए प्रेरित किया। ऐसे कई प्रोग्राम्स अभी लगातार हो रहे हैं, अभी बूथ लेवल पे भी हो रहे हैं, हमारे ARO भी जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में करवा रहे हैं, तो ये लगातार चलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि मतदान देना कितना महत्वपूर्ण है, और इस वर्ष कई जो युवा हैं वो पहली बार अपना वोट देंगे, और ये 18वां लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और कई लोग इस वर्ष 18 साल के होंगे सर, और पहली बार वे अपना वोट देंगे। मेरा पहला वोट देश के नाम, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो पहली बार वोट दे रहे हैं सर, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये उनके लिए उत्सव का पर्व है, और जिन्होंने भी मतदाता सूची में नाम है और पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो उनका स्वागत है। वो सभी लोग बढ़ चढ़ कर आएँ। मतदान केंद्रों पे पूरी व्यवस्थाएं उन्हें मिलेंगी, छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कुछ हमारे क्यूलेस मतदान केंद्र भी बनेंगे, आदर्श मतदान केंद्र भी बनेंगे, तो वो सब लोग आके अपना वोट दे सकते हैं, और देना चाहिए, दे सकते नहीं, उनको आके देना ही है वोट, तो ये उनके लिए एक उत्सव का त्यौहार है। बिल्कुल सर, हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है जो आपको दिखाते हैं, और देखते हैं युवा क्या कहते हैं इसी से जुड़े हुआ। अपने देश के लिए मेरा पहला वोट, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब हम नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने देश के भविष्य के निर्माण के लिए अपना योगदान देते हैं। यह वोट मेरे लिए बेहद गर्व की बात है, क्योंकि यह न केवल सिर्फ मेरा एक अधिकार है, बल्कि अपने देश के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी भी है, और मैं अपने देश के भविष्य के लिए अपना योगदान और संतुलन देने के लिए तैयार हूँ। यह वोट केवल सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि यह वोट मेरे देश के लिए है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो दर्शकों, एक युवती थी जो अपने विचार आपसे साझा कर रही थी, कितने उत्साहित हैं वे अपने वोट को लेकर के। हमारे साथ हैं आज भोपाल कलेक्टर, जो कि हमें आज जानकारी प्रदान कर रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है मतदान देना और कितने जागरूक हैं हमारे भोपालवासी। सर, जानना चाहेंगे कि अगर हम जागरूकता की बात करें तो कितने उत्साहित हैं भोपालवासी अपने वोट को लेकर के?
निश्चित रूप से भोपाल वासी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। सभी लोगों को मतदान का इंतज़ार है और हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। जी सर। अभी नॉमिनेशन की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। सर, अभी भी कुछ लोग वंचित रह गए हैं, किसी के पास, कुछ लोगों के पास वोटर आईडी नहीं पहुंचा, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन आपके तरफ से? देखिए क्या है कि हमारी कोशिश है कि जिनके भी नाम जुड़े हैं सभी को वोटर आईडी पहुंच जाए। सीधे उनके डाक के पते पे जो उन्होंने दिया है उस पर वोटर आईडी पहुंच रही है। अगर किसी की रह गई है तो वो भी पहुंच रही है। फिर भी अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है मतदाता सूची में और उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो मल्टीपल प्रकार के चुनाव आयोग के द्वारा जो है अल्टरनेट आईडी प्रूफ्स मान्य किए जाते हैं। तो वो प्रूफ भी लाके जो है मतदान केंद्र पे वोट डाला जा सकता है। बस नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। तो वैसे तो सभी को हम लोग पहुंचा रहे हैं, बट अगर कोई इक्का दुक्का छूट जाता है तो उसके लिए जो अल्टरनेट जो आईडी प्रूफ्स हैं उसकी सूची पूरी जारी होती है, वो लाके और वोट अपना डाल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो दर्शकों, आपको ध्यान रखना है कि मतदाता सूची में आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आपको आपका वोटर आईडी प्राप्त हो सकता है। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पोस्टल वोटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे। कई लोग अपने शहर में नहीं रहते हैं और पोस्टल वोटिंग के माध्यम से वोट करते हैं, तो क्या है ये? देखिए क्या है कि पोस्टल जो एब्सेंटी वोट करने का प्रोसेस है उसको पोस्टल के माध्यम से हम लोग वोट कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कई लोग जो है जो सेवा मतदाता है, जी सर, उन लोगों को हम ETPVS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जो है हम उनको उनका वोट जनरेट करके बैलेट पेपर भेजते हैं और उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करके हमें भेजते हैं। ये सेवा मतदाताओं के लिए प्रावधान है। इसके अलावा पोस्टल वोट का दूसरी कैटेगरी में भी प्रावधान है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो 85 प्लस है या वो PWD वोट है, दिव्यांग मतदाता है, 40% से ऊपर उसकी दिव्यांगता है, तो सबसे पहले हम उसको 12D फॉर्म का वितरण करते हैं और उससे जो है उसकी सहमति लेते हैं कि वो मतदान केंद्र पे आके मतदान करना चाहता है या फिर वो जो है अपने घर में चाहता है। फिर जब वो फॉर्म हमारे पास जो लोग टिक करते हैं, अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, फिर हमारी जो है टीमें बनती हैं और उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फॉर्म करके उसका प्री शेड्यूल जारी होता है और फिर उसके बाद उनको जो है हम पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कराते हैं। पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं तो उनको भी हम वोट की फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे मतदान केंद्र पे जहां उनका नाम है वहां तो वो ड्यूटी करते नहीं, उन्हें दूसरी जगह करनी पड़ती है, तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। क्योंकि भोपाल में इस बार संसदीय पूरा क्षेत्र है तो एक विधानसभा के लोग दूसरी विधानसभा में वोट डालेंगे, बस संसदीय क्षेत्र सेम रहेगा, तो उनके लिए हम EDC सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। तो फिर वो वहाँ पे अपना वोट जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जा रही है जो 85 प्लस के लिए, और जो PWD के लिए ये बड़ी यूनिक फैसिलिटी है। पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, रिसेंटली कुछ वर्षों से ये इंट्रोड्यूस हुई। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे नवाचार जिससे कि हर एक व्यक्ति अपना वोट दे सके और इसी के अंतर्गत पोस्टल वोटिंग भी होती है और जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैलेट पेपर पहुंचाया जाता है और सहमति के अनुसार वे वोट डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं उनसे भी उनकी सेवा मतदाताओं के लिए है सर ने जैसा कि हमें बताया। सर, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, पूर्वा जी हैं, जो अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे। जी पूर्वा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी 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 जैसे कि सर ने बताया कि जो लोग अपाहिज हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पोर्टल के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने सक्षम हैं उनको वो दिन छुट्टी वाला दिन नजर आता है। हम क्यों जाएं, एक वोट की क्या महत्ता, अरे आज तो हम पिकनिक मनाने जाएंगे। तो प्लीज वो जो हमारे दर्शक हैं जो सोच रहे हैं कि हम एक दिन के लिए पिकनिक जाएंगे, अपने घूमने जाएंगे, उनको आप किस प्रकार से सजग करना चाहेंगे? धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये वो पिकनिक मनाने जा सकते हैं, अपना वोट डाल के फिर पिकनिक मनाने जा सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो वोट ज़रूर कास्ट करें अपना आके मतदान केंद्र पे आके। ये एक त्यौहार है और उसके बाद फिर आप छुट्टी मना सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, EVM जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसका मोबिलाइजेशन करना इतना आसान नहीं होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि काफ़ी बड़ी मिसाल है ये पूरे विश्व भर के लिए। देखिए क्या है, हम लोग उसके लिए SOP बनी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर स्टेप के लिए।
तो जैसे सबसे पहले हमारी एफएलसी होती है। जी सर। एफएलसी के बाद जब मशीन क्लियर हो जाती है तो फिर उसके बाद में फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन में जो है मशीनें सेग्रीगेट हो जाती हैं विधानसभा वार। फिर उसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन होता है, फिर जिसमें हम पोलिंग स्टेशन वाइज मशीन को दे देते हैं और रिजर्व मशीनें अलग रहती हैं। ये पूरी प्रोसेस में जो है हमारे बेल के इंजीनियर इन्वॉल्व रहते हैं। हर स्टेप के लिए जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं। पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी होती है और उसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन है कि किस तरीके से ईवीएम मशीनों के हैंडलिंग होगी, जिसका हम अक्षरशः पालन करते हैं और किसी प्रकार आयोग बहुत सीरियसली देखता है। अगर जरा भी लैप्स हो तो उसमें हम लोग जरा भी लैप्स ना हो, ये हमारा काम रहता है। तो ईवीएम का जो पूरा मोबिलाइजेशन है और जो उसकी प्रिपरेशन है, जो उसकी कमीशनिंग है, वो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही ढंग से करने वाला काम है, जिसको पूरी सजगता के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की उपस्थिति में किया जाता है। बिल्कुल सर। सर, ईवीएम का उपयोग क्या मतदाताओं को सिखाया जाता है या उनको जागरूक करने के लिए भी कुछ प्रयास किए जाते हैं? जागरूकता के लिए हम अलग मशीनें निकालते हैं और उसके माध्यम से हम अपने मतदाताओं को भी जागरूक करते हैं। जो ट्रेनिंग के लिए हमारी इतनी मैन पावर लगती है उसको भी उस पर ट्रेनिंग हैंड्स ऑन देते हैं। तो ये काम हम लोग करते हैं। बिल्कुल सर। सर, अधिकारियों की ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि वो मेन रोल में रहते हैं उस समय, तो किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग की जाए? देखिए, अधिकारी और कर्मचारी जो है ये पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग होती है। जैसे आप देखेंगे हमारे आरओ और एआरओ की ट्रेनिंग, जैसे लाइक मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में हुई, ऐसे एआरओ की अभी प्रशासन एकेडमी में हुई, तो आरओ एआरओ की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो विभिन्न दल उसमें काम करते हैं, अलग अलग नोडल 16 नोडल ऑफिसर्स बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके अलावा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम की ट्रेनिंग होती है। मीडिया की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी एमसीएमसी की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन लोगों की ट्रेनिंग होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आदर्श आचरण संहिता का कैसे पालन करना है उसकी ट्रेनिंग, उसके अलावा व्यय लेखा कैसे दाखिल करना है या कोई जो दूसरे प्रकार के उपबंध हैं उसकी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग होती है। प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस के संचालक हैं जिनको अपना मुद्रण करते समय क्या क्या अंकित करना है, सूचना कैसे डीओ को या सीओ को देनी है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो मतदान कार्मिक हैं जो एक्चुअल में उस दिन जाके वोट कराते हैं, जी सर, उस पूरी टीम की हम 3 ट्रेनिंग करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग चल रही है, फिर सेकंड ट्रेनिंग, देन आफ्टर लास्ट थर्ड ट्रेनिंग। तो ये इस तरीके से एक ह्यूज नंबर में क्वालिटी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जी, तो दर्शकों का हर लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, काफ़ी बारीकी से काम किया जाता है वोटिंग के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जयंत शाह जी हैं भोपाल से। जी जयंत जी, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। मेरा डीएम साहब से ये जानने का जिज्ञासा है कि अभी भी कई लोग जो हैं उनके जो मतदाता परिचय पत्र हैं वो नहीं पहुंचे, क्या अभी भी इस संदर्भ में कुछ सहायता हो सकती है प्रशासन की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन नए लोगों ने अपने नाम जुड़वाए हुए हैं उनको डाक के माध्यम से जो है सीधे परिचय पत्र उनके घरों में पहुंच रहे हैं। अगर किसी के रह गए हैं तो वो भी पहुंच जाएंगे। फिर भी अगर किसी का नाम जुड़ा है और उसके पास एपिक जो है नहीं पहुंच पाता है, तो जो अल्टरनेट आईडीज़ हैं 10-12 प्रकार के वो भी जारी होते हैं, उनको लाके आप वोट कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, सर ने पहले भी बताई थी ये बात कि अपने आईडी के माध्यम से आप कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका नाम पहले से होना चाहिए मतदाता सूची में। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है वोटिंग के समय, तो ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से मेंटेन की जाती है? देखिए, पारदर्शिता के लिए मैंने आपको बताया, हमारी सबसे पहली बात है स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सदस्य होते हैं और हमारे बाकी ऑफिसर्स भी होते हैं। तो उनको हर प्रक्रिया की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाती है। अगर हमारा पोस्टल बैलेट से पीडब्ल्यूडी और हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पीडब्ल्यूडी वोटर्स को या फिर जो है दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग हो रही है तो हम उनको सूचना देके उनके जो लोग हैं वो उसको पूरा निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है ईवीएम में जो भी हमने आपको बताया जो पूरी प्रोसेस है, उस समय भी कब हमारा स्ट्रांग रूम खुलेगा, कैसे बंद होगा, वीडियोग्राफी होगी, उनकी उपस्थिति में ही सब कुछ होता है। तो जो भी इसके अलावा जो पूरी इलेक्शन प्रोसेस है, हर जगह स्टेप बाय स्टेप हम लोग वीडियोग्राफी कराते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करते हैं, उनके द्वारा नामी सदस्य का जो है हस्ताक्षर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होता है।
बिल्कुल, पूरे प्रशासन की मेहनत होती है इसके प्रति और पूरे मेहनत के साथ ही पूरा ये मतदान का जो आयोजन किया जाता है। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप कई सारे जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आने वाले दिनों में कौन-कौन से ऐसे अभियान हैं मुख्यतः आप जो भोपाल में देखिए, संचालित कई करेंगे? प्रकार के, जैसे हमारे कई प्रकार के अभियान चलते हैं, इसमें कई प्रकार के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ वोटर लिटरेसी क्लब बने हुए हैं, जो स्कूल लेवल पे बने हुए हैं, जो भावी मतदाता हैं उनको लोकतंत्र की प्रक्रिया, मतदाता सूची सबसे जागरूक करने के लिए। जो यंग वोटर्स हैं, जैसे आपने बताया पहली दफ़ा वोट देंगे, तो कॉलेज लेवल से भी जुड़े हुए हैं, कॉलेज लेवल पे भी ये ग्रुप्स बने हुए हैं। इसके अलावा बूथ लेवल पे भी BLO और दूसरे जो हमारे लोकल फंक्शनरी हैं और लोग हैं, उनको जोड़ के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो भी जो है इसमें मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उनके लेवल पे भी जो है अवेयरनेस फोरम्स बने हुए हैं, वोटर अवेयरनेस फोरम, VAF उसको बोलते हैं। वो लोग भी लेफ्ट आउट वोटर्स कोई ना छूटे, सभी का नाम मतदाता सूची में हो, वोटिंग वाले दिन जाके वो लोग वोट करें। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जोड़ के हम जो है स्वीप एक्टिविटी चला रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक को जागरूक करने के लिए जो मेगा एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम लोग लगातार चला रहे हैं। आपके माध्यम से ये चर्चा हो रही है, ये भी एक तरीके का स्वीप एक्टिविटी है जिसमें दूरदर्शन हमारे पार्टनर की तरह काम कर रहा है। तो हम अभी FM चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सब तरीके से जो है ये एक्टिविटी चला रहे हैं। बिल्कुल सर, चलते चलते आप हमारे भोपाल वासियों से, मध्य प्रदेश वासियों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि 7 मई को लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें और जो पिछले बार का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करें। और भोपाल का थोड़ा सा ये है कि यहाँ वोटिंग कम होती है, ऐसा एक अर्बन एरिया के बारे में एक माइंडसेट है और सब लोग ऐसा सोचते हैं। तो हम चाहते हैं इस बार भोपाल जो है पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट करने का रिकॉर्ड बनाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और कितना महत्वपूर्ण है मतदान देना ये भी आपने बताया। हमारे साथ थे आज भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी, जो कि हमें बता रहे थे कितना महत्वपूर्ण है मतदान देना। दर्शकों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं मतदान की, उसी प्रकार से फिटनेस भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तभी हम हिट रहेंगे। तो आइए देखते हैं फिटनेस सेगमेंट में क्या है खास। प्राणायाम करेंगे। राइट से लेंगे, इनहेल कीजिए, लेफ्ट से निकाल देंगे, वापस लेंगे, श्वासों को अंदर लेने से, प्राणायाम करने से आपके प्राणों को नया आयाम मिलता है। आपके मन को गहन विश्राम मिलता है। आपका रक्त संचार संतुलित होता है। आपकी हृदय की गति को रिदम मिलती है। आपकी बॉडी का ब्लड लैक्टेट कम होने लगता है। जितना धीरे, जितना गहरे सांस लेंगे उतना ही अधिक प्रभावी होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राणों को नया आयाम देना, शरीर के अंदर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ करके रखेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, बिल्कुल ढीली छोड़ करके रखें। मन को शांत रखें। बीज मंत्र लेना प्रारंभ करेंगे। ध्यान में जाएं।
धीरे धीरे बीज मंत्र को लेना बंद कर देंगे। 1.5 मिनट 2 मिनट का मौन रखेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मलते हुए धीरे धीरे नेत्रों में लगाएंगे। बहुत आराम के साथ, बहुत ही शांति के साथ। दर्शकों, ये तो था फिटनेस सेगमेंट जिसमें हमने आपको फिटनेस के कुछ राज बताए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे अंधत्व निवारण सप्ताह के बारे में। जैसा कि हमें ज्ञात है कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधत्व निवारण सप्ताह मनाया जाता है। कितना ज़रूरी है, किस उद्देश्य के साथ ये मनाया जाता है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर विनीता रमनानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अंधत्व निवारण सप्ताह मनाया जाता है, मैम किस उद्देश्य के साथ ये सप्ताह मनाया जाता है? आँखें जो है वो बहुत अनमोल है और इसकी केयर करना, और आँखों में जो विज़न कम हो रहा है या अंधत्व की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमें जानकारी होगी, अवेयरनेस होगी, तो ही हम अपनी आँखों को बचाव कर पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसके बारे में चर्चा करें और इसके बारे में जानें। बिल्कुल विनीता मैम, क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिससे लोग जागरूक हों और अपने आँखों को बचा कर रखें? आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस वजह से हमें अफेक्ट करती है। तो अवेयरनेस, जैसा कि हम अभी इस प्रोग्राम में भी कर रहे हैं, तो डिफरेंट मीडियाज़ के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया या इस तरीके के दूरदर्शन के प्रोग्राम से हम लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे वो अपनी आँखों की सुरक्षा करें। उसके अलावा कैंप्स लगाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं जिसमें हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, राउंड टेबल हो या कोई बड़ा ग्रुप हो, या जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाके बताया जाता है कि आप आंखों की देखभाल कैसे करें। क्योंकि आंखों की देखभाल सिर्फ बुढ़ापे में आके ही नहीं होती है, वो बचपन से शुरू होती है। तो स्कूलों में, कॉलेजेस में भी ये आयोजन किए जाते हैं। बिल्कुल नीता मैम, आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि हमें बचपन से ही जागरूक रहना चाहिए और अपने नेत्रों का ध्यान रखना चाहिए। मैम, क्या कारण है अंधत्व के? कुछ प्रमुख कारणों के बारे में आप बताएं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चश्मे का नंबर। इन दिनों बढ़ते डिजिटल यूज़ की वजह से हम सबको चश्मे के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और ना ही नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं लगा रहे थे चश्मा उनको भी चश्मा आना शुरू हो गया है। स्पेशली छोटे छोटे बच्चों को भी, क्योंकि ये एक्सेसिव डिजिटल यूज़ की वजह से लगातार मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पे लगे रहने से मायोपिया यानी माइनस चश्मे का नंबर आता है। तो रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि चश्मे के नंबर्स कॉमनेस्ट आई प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा बढ़ते पोल्यूशन की वजह से या कॉस्मेटिक और कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल से एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है। इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस सीजनल होती है, तो आंखों में संक्रमण या फिर एलर्जी। और उसके बाद आता है मोतियाबिंदु यानी कि कैटरेक्ट, जिसके लिए हम सब बहुत बार प्रोग्राम कर चुके हैं। ग्लोकोमा यानी कि कांच बिंदु, जिसके लिए कि हम पूरा मार्च में एक सप्ताह मनाते हैं। और फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटीज़ से जुड़ी हुई आंखों की प्रॉब्लम। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं, और बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो बढ़ती उम्र के साथ में आंखों को इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए 40 इयर्स के बाद तो हम सबको अपनी आंखों की स्पेशल सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। विनीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार चश्मे का नंबर आ जाता है और लोग अपनी आंखों की खूबसूरती को कायम रखने के लिए चश्मा नहीं लगाते हैं और थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, तो क्या ये सही है?
देखिए, आँखों से जुड़ी हुई अवेयरनेस की कमी तो है ही, लेकिन भ्रांतियां भी बहुत सारी जी। है। हम अपने पुराने ज़माने से बहुत सारे आँखों रिलेटेड भ्रांतियों को सुनते आ रहे हैं और कई लोग उसका बिल्कुल पालन भी करते हैं। तो मुझे ये कहना है कि इन भ्रांतियों से दूर रहिए। आँखें जो है उनको स्वस्थ देखना है, क्लियर देखना है, और अगर चश्मे की ज़रूरत है तो हम अगर चश्मा लगाएंगे तो कंफर्ट और क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मिथ के चलते हुए कि मैं चश्मा लगाऊंगा तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा। न केवल सुंदरता बल्कि ये है कि मुझे उसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये आदत नहीं, ज़रूरत है। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है कि किसको ज़रूरत है, किसको आदत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं। सर, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर। मैडम ये बताइए कि जो आई में डिसऑर्डर्स हैं, एक तो हेरिडिटी की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आई में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तीसरा न्यूरोलॉजी की वजह से आई में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, चौथा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आई में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और आई बचपन से ही सही बनी रहे इसके लिए क्या डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। बिल्कुल, काफी सारे प्रश्न हैं सर आपके। जी विनीता मैम। बहुत बढ़िया सर, आपने मुझे लगता है कि पूरा जिस्ट निकाल दिया आंखों की सुरक्षा का। बिल्कुल, सबसे हेरिडिटी पहले से शुरू करते हैं। हेरिडिट्री। तो हेरिडिट्री में ये होता है कि आंखों का चश्मे का नंबर, क्योंकि हमारी आंखों की जो बनावट होती है वो हमारे चश्मे के नंबर को निर्धारित करती है, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो या एस्टिग्मेटिज्म हो। तो अगर हमारे बड़ों को चश्मे का नंबर है तो बच्चों में वो चश्मे के नंबर्स आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स को चश्मा है तो 50% चांस है कि बच्चे को आ जाएगा। दूसरा आपने बोला है और कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है तो वो है ग्लूकोमा। वो हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक होती है, जिसमें आंखों की साइज या एंगल नैरो होता है। तो नैरो एंगल ग्लूकोमा फैमिलीज में रन करता है। एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन भी फैमिली में होता है, और कुछ हेरिडो मैक्युलर डीजेनरेशन, एल्बिनिज्म, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा, इस तरीके की कुछ अनुवांशिक बीमारियां हैं। तो आपको पूरी अनुवांशिक हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। मेरी दादी को चश्मा था पर उन्होंने कभी ज़िंदगी में लगाया नहीं। तो कई बार होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि हमारे बड़ों को चश्मे का नंबर था, उन्होंने लगाया ही नहीं। दूसरा प्रश्न आपका था न्यूट्रिशनल या एनवायरमेंटल। जी। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आजकल रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हेरिडिटरी में तो जेनेटिक जो भी चेंजेस हम कर पा रहे हैं लिमिटेड है, पर न्यूट्रिशनल या एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे हाथों में है। इसलिए अवेयरनेस और जानकारी के अनुरूप हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। मैम, इसी में एक प्रश्न, न्यूट्रिशन का आप बात कर रहे हैं तो क्या कुछ खाना अपने डाइट में लेना चाहिए जिससे हमारे आंखें स्वस्थ रहें? जी बिल्कुल, एक नॉर्मल डाइट जिसमें कि एक मिश्रण हो नॉर्मल प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, जैसे फल और ग्रीन वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। पर अगर हम ट्रक भर के भी ये सब चीज़ें खाते हैं तो हम अपने चश्मे के नंबर्स नहीं हटा सकते। तो ये भी मिथ है कि हम अपनी बीमारियों को दवाइयों के ज़रिए, चश्मे के ज़रिए ट्रीट करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू में विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं। जैसे सर ने पूछा था कि बचपन में आंख खराब नहीं हो, तो हमारे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी के चलते हुए रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो इनिशियल ईयर्स, स्पेशली 5 ईयर्स तक अगर विटामिन ए नहीं दिया गया तो वो बच्चे की विजन जाने का बहुत बड़ा खतरा होता है। इसलिए उनको विटामिन ए के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। सर ने पूछा था कि न्यूरोलॉजिकल कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आंखें इन्वॉल्व होती है। तो सर ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो ऑप्टिक नर्व के जरिए संदेश ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन उसको समझता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आंखें तो ठीक है लेकिन ऑप्टिक नर्व या ब्रेन की वजह से मरीज देख नहीं पा रहा है। इसमें स्ट्रोक यानी ब्रेन हेमरेज आ जाता है। बहुत सारे ट्यूमर्स आते हैं जो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं। और कई बार अगर ऑप्टिक नर्व वाले एरिया में इंजरी हो जाती है तो ब्रेन हेमरेजेस, ट्यूमर और ट्रॉमा तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी एक बड़ा सा टॉपिक है जिसमें कि हम आंखों की सुरक्षा के लिए उनको बोलते हैं कि आपको अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो आप आंखें भी दिखाइए।
बिल्कुल विनीता मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शकों हमें किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी डाइट में क्या सप्लीमेंट्स होना चाहिए, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और अगर आपकी हिस्ट्री में भी आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। हम चर्चा कर रहे थे अंधत्व निवारण सप्ताह के बारे में, और अब हम आपको मिलवाएंगे आज की मेहमान से। आज हमारे साथ बैडमिंटन प्लेयर जो कि वर्तमान में विश्व स्तरीय चैंपियन है, साथ ही साथ आपने कई सारे ट्रॉफीज़ जीती, कई सारे आपने टूर्नामेंट जीते हैं। हमारे साथ हैं पूनम जी, जो कि पूनम तटवादी जी हैं। सर मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से स्पोर्ट्स में आई, किस प्रकार से आपका बैडमिंटन की तरफ रुझान बढ़ा? मैं BHL से बिलोंग करती थी, तो मेरे फादर जो हैं वो भी एक बैडमिंटन प्लेयर थे। जी। तो उनके साथ मैंने 1981 में उनके साथ मैंने कोर्ट में जाना शुरू किया, और वहीं से फिर ये खेलने का सिलसिला चालू हो गया। 1981 में मैंने फर्स्ट अपना नेशनल्स खेला, तब मैं 11-12 साल की थी। उसके बाद फिर मैं लगातार बढ़ती गई इसमें, और मैं हर उसमें स्टेट चैम्पियन रही हूँ। मतलब उस ज़माने में 15 और 19, अंडर 15 अंडर 19 ऐसा होता था, उसमें मैं स्टेट चैम्पियन रही हूँ दोनों, सिंगल्स एंड डबल्स दोनों में, और उसके बाद लेडीज़ में भी। और फिर आज एक हम लोगों को नया वो मिला, जो एज कैटेगरी स्टार्ट हुई 2000 के आसपास। एक एज कैटेगरी के हिसाब से सबको खेलने के मौका मिला, क्योंकि एक बढ़ती उम्र के साथ फिर हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते यंग वन से। बिल्कुल। तो 2002 में ये 35 प्लस से स्टार्ट हुआ जी। तो फिर हमने वो खेलना स्टार्ट किया, और आज की डेट तक मैं खेल रही हूँ। बिल्कुल। मैंने 35 प्लस से स्टार्ट किया, जिसमें मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ब्रोंज है, और 45 में भी ब्रोंज है डबल्स में, 35 में सिंगल्स डबल्स दोनों में है। और अभी मैं लास्ट आई थिंक 11 नेशनल टाइटल्स ले चुकी हूँ। बिल्कुल मैम, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, और आपका पैशन अभी भी कायम है, इसके पीछे क्या राज है? पैशन है, मतलब पैशन के कारण ही खेल पा रहे हैं। सब लोग बोलते हैं, मेरा कहना है कि हमें जिसका पैशन होता है या हमें जो चीज़ पसंद होती है, हम उसके लिए हमेशा टाइम निकाल लेते हैं। बिल्कुल। मतलब बाकी हमें जो नहीं पसंद है हम उसके लिए टाइम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है हमें जो पसंद है हम उसके लिए निकालते हैं। मैं बैंक में भी थी, मतलब विद सर्विस विद होम सब कुछ करके भी मैं खेलती रही, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। और अब मैं जूनियर्स को कुछ एक एकेडमी में सिखा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि MP से कोई अच्छा प्लेयर नेशनल्स में करे, भोपाल से मेनली, भोपाल से अभी उसके बाद कोई नेशनल्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाया है। तो हमारी कोशिश ये है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक एकेडमी में करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक प्लेयर बहुत अच्छा यहाँ से या जो हमारे पास है वो हम किसी को दे सकें। बिल्कुल मैम, वैसे तो आप युवाओं की रोल मॉडल बन चुकी हैं, लेकिन आपका रोल मॉडल कौन था? मेरा रोल मॉडल उस ज़माने में सीमा भंडारी इंदौर की एक प्लेयर थी जी, अभी भी हैं। मतलब वो अब खेलती नहीं है, उनको कुछ नी इंजरी वगैरह है। वो एक MP से ही थी। वो हमारा, मतलब वो एक इंस्पिरेशन थी। वो जिस तरह मेहनत करती थी उनको देख के ही हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल मैम, जैसे आप लाइफ बैलेंसिंग की बात कर रही हैं, जब आपने स्टार्ट किया होगा टूर्नामेंट तो साथ में पढ़ाई भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी, तो किस प्रकार से बैलेंस किया आपने उस समय? एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड होती है, और टाइम मैनेजमेंट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम टाइम मैनेज करें प्रॉपरली तो हो जाता है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन मेरे हिसाब से उसका ग्रास्पिंग, उसका IQ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो पढ़ाई में जो हम 4 घंटे या 1 घंटा दें, मतलब 1 घंटे में जो हमारे कंसंट्रेशन जो हमारा रहता है पढ़ने का, शायद वो ज़्यादा रहता है बाकी से। तो इसीलिए मैनेज तो होता है जी, मैनेज होता है। बिल्कुल। आपने अपनी स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए बाहर भी ट्रेनिंग ली है क्या? मैंने कोई, उस ज़माने में इतनी एकेडमीज़ तो होती नहीं थी। आज के ज़माने में जैसे बहुत हर जगह एकेडमी है, आप जा सकते हैं। सिर्फ जो नेशनल लेवल पे कैंप्स लगते थे, ईयरली कैंप्स लगते थे, मतलब हर समर सीजन में कैंप होता था NIS का, वो मैंने अटेंड करा है। और बाकी भोपाल में ही NIS के जो कोचेस थे उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। बिल्कुल। मैम, आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। फैमिली में मेरे हस्बैंड भी एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, ही इज़ ऑल्सो विक्रम अवॉर्डी, बोथ ऑफ अस आर विक्रम अवॉर्डी।
मेरे हस्बैंड भी 5 टाइम्स एट अ स्ट्रेच कंसेक्यूटिवली स्टेट चैम्पियन रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मेरी डॉटर है, डॉटर ने भी खेला है, मतलब अंडर 15 तक वो खेली, लेकिन फिर वो एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा, उसने DU से ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर नाउ शी इज़ वर्किंग। तो बस यही मेरी फैमिली। बिल्कुल। तो आपकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। मैम, युवाओं में क्या पैशन होना चाहिए? आज किस चीज़ की कमी आ रही है कि वे नेशनल तक नहीं पहुंच पाते या विश्व तक नहीं पहुंच पाते? थोड़ा ट्रेनिंग, और क्या होता है, सबको खेलना, एक अगर हमको नेशनल लेवल पे खेलना है तो हमको उसके लिए ट्रेनिंग और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ट्रेनिंग से मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, कोर्ट में तो खेलना ही है, उसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, जिससे थोड़ा सा आजकल के बच्चे जो हैं वो पीछे हटते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मेहनत तो करते हैं बच्चे आज, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतनी एकेडमीज होने के कारण हज़ारों बच्चे खेलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको खेलना है, हर किसी का एक लेवल होता है। अगर आप नेशनल चैम्पियन ना भी बने तो आप स्टेट बनोगे, आप अपने कॉलेज में बनोगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बनोगे। तो खेलने से एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहता है। तो हमें खेलना चाहिए, स्पोर्ट कोई भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल। मैम, आपका कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो दिल के बहुत करीब है? उसके कुछ पल हमारे दर्शकों से आप साझा करें। मेरा मैं एक बैंक टूर्नामेंट्स होते थे पहले, ऑल इंडिया इंटर बैंक्स, तो मैं वो खेली हूँ बैंगलोर में, जिसमें मैंने अमी घिया, आपने सुना होगा, अमी घिया जो हमारी नेशनल चैम्पियन रही हैं और एक बहुत ग्रेट प्लेयर रही हैं। हाँ जी। उनको मैंने उसमें मैं उनसे जीती थी। तो दैट वाज, मतलब बैंक टूर्नामेंट था, बहुत प्रेस्टिजियस नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे को काफ़ी याद रहता है और बहुत अच्छा लगा था उस समय। आपने बैंक में भी कार्य किया है, तो कितना मतलब आपको कितना पसंद है बैंक का भी काम? बैंक बहुत पसंद है बहुत मैंने काम किया, बहुत मुझे सपोर्ट भी मिला मुझे बैंक से। जब मैं खेलने जाती थी मुझे कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आई। बैंक में काम करना पसंद तो है, बहुत अच्छे से मैंने किया, और अराउंड 33 ईयर्स मैंने बैंक में सर्विस करी है। जी जी। मैम, डाइट का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स में, तो आप किस प्रकार से एक बैलेंस डाइट लेती थी, और हमारे काफ़ी युवा दर्शक देख रहे होंगे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? डाइट जब हम लोग खेलते थे तो उतना नहीं था, मतलब हम लोग उतने अवेयर नहीं थे या इतने डाइटिशियंस नहीं होते थे जो बताएं। लेकिन आजकल तो हमारे पास हर एकेडमी में, हर जगह एक डाइटिशियन होता है जो एक प्रॉपर आपको डाइट चार्ट बना के देता है बच्चे के हिसाब से। एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट डाइट चार्ट। बिल्कुल। तो वो फॉलो करते हैं सब लोग, इसीलिए फिट रहते हैं। मैं भी थोड़ा कोशिश करती हूँ फॉलो करने की। बिल्कुल। और करते हैं फॉलो, तभी हम अपने आप को फिट रख पाते हैं। बिल्कुल। मैम, स्पोर्ट्स विमेन के साथ कई सारी चुनौतियाँ होती हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं और कितना मुश्किल होता है उस समय से निकलना, वो भी आप जानना चाहेंगे? ये हमारे पुराने टाइम में तो बहुत ज़्यादा होती थी, आजकल तो फिर भी हम बच्चों को खेलने जाने देते हैं। पहले जो पेरेंट्स थे वो नहीं खेलने देते थे, मतलब लड़कियों को कम खेलने देते थे, और जबकि उनमें टैलेंट बहुत होता था, बहुत अच्छा टैलेंट होता था, लेकिन वो उभर के नहीं आ पाता था क्योंकि उनको घर से परमिशन वगैरह नहीं होती थी जी। बाकी आजकल ऐसा नहीं है बिल्कुल, आजकल तो हम बराबरी से सारे लड़के लड़कियां खेल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यही, मतलब ये जो थोड़ा पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र वगैरह है, वहाँ पे क्या होता है, उनका स्ट्रेंथ वगैरह सब अच्छा होता है, लेकिन उनको खेलने को आगे मिलता नहीं है। बिल्कुल। और जल्दी शादी करना और ये सब पहले होता था, आजकल नहीं, आजकल तो सब खेल रहे हैं। जी। आज के परिप्रेक्ष्य में कितने जागरूक हैं, मतलब युवाओं को देखें अगर, तो वे स्पोर्ट्स के प्रति कितने जागरूक हैं? स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी लोग जागरूक हैं। अपनी फिटनेस के लिए सब लोग खेलते नहीं हैं तो कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, क्रॉसफिट करते हैं, और डाइट का भी ध्यान रखते हैं। और मेरा तो यही कहना है सबसे कि सबको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज डेली करना ही चाहिए, जिससे वो फिट रह सके और आगे कोई अपनी बीमारियां कम ला सके। बिल्कुल 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 सही बात आपने की कि स्पोर्ट्स हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िटनेस स्पोर्ट्स के माध्यम से ही आ सकता है। और स्पोर्ट्स के साथ साथ जैसा कि मैम आप बता रही हैं कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा अलग होता है, वो लाइफ बहुत आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। मैम, आप क्या हमारे युवाओं को मार्गदर्शन देना चाहेंगी कि किस प्रकार से, क्योंकि आज के समय डिजिटलाइजेशन का ज़माना है
और सब चीज़ें वर्चुअल हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी रुझान कम हो रहा है डिजिटल युग के कारण। इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा छोटे बच्चों के लिए मेरा पेरेंट्स से कहना है कि आप उनको ज़रूर 2 से 3 घंटा कहीं भी खेलने के लिए भेजें, बाहर आउटडोर कहीं भी घर से बाहर भेजें, ताकि वो अपने डिजिटल गैजेट से दूर रह सकें। और फिर मेरा यही कहना है कि सारे लोगों को कोई ना कोई स्पोर्ट या कोई ना कोई प्रकार के एक्सरसाइज हमको अपने रूटीन में लानी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक तो लाइफ डिसिप्लिन करता है और आपकी फ़िटनेस अच्छी रहती है, आपको बीमारियां कम होती हैं। और फिर वही है कि कोई ना कोई लेवल हम खेलते हैं, हम स्कूल खेलें, अपने ऑफिस लेवल खेलें, स्टेट खेलें, नेशनल खेलें, लेकिन अगर हम खेलेंगे तो ही वो खेल पाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमको स्पोर्ट करना ही चाहिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो थोड़े बड़ी उम्र के हों। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र वाले नहीं खेल सकते, आजकल 80 इयर्स के लोग भी खेल रहे हैं। बिल्कुल। और अपनी फिटनेस रख रहे हैं और अच्छे। मैम अभी अपने 50+ में भी आप विजेता रही हैं। आप जो महिलाएं हमें देख रही हैं जो 50+ हो चुकी हैं, उनको कैसे प्रेरित करेंगी? 50+ वालों को भी आना चाहिए बाहर, एक्सरसाइज करना चाहिए और करती हैं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सी महिलाएं, सभी लोग फिटनेस फ्रीक हैं, सब करते हैं, जिम करते हैं या वॉक करते हैं। वॉकिंग इज़ बेस्ट। अगर हमको किसी प्रकार की बीमारी, ऐसे घुटने वगैरह दर्द होते हैं, हमको फिर भी वॉक तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये मेरा कहना है कि सबको अपने घर से टाइम निकाल के कोई ना कोई स्पोर्ट या कोई ना कोई एक्सरसाइज डेली रूटीन में लानी चाहिए। बिल्कुल। विनीता मैम, आपकी और कौन सी हॉबीज़ हैं वो भी जानना चाहेंगे। पूनम मैम, आपसे जानना चाहेंगे। और ऐसे कोई खास हॉबी तो नहीं है, कुकिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल। कुकिंग करते। हमारे साथ डॉक्टर विनीता जी भी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं आँखों से जुड़ी हुई। मैम, आँखों से जुड़ी हुई बात में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो कॉस्मेटिक्स हैं वो कितना इम्पैक्ट करते हैं आँखों पर? क्या वो भी अंधत्व का एक कारण है? डायरेक्टली तो नहीं, बट अगर हमको कॉस्मेटिक से एलर्जी है तो जैसा मैंने अभी बताया था कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज शेयर करते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो जाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन चेंज नहीं करते हैं, तो ये इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया को डैमेज करते हैं। और एक बार कॉर्निया में डैमेज हुआ और फिर ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड्स के आई ड्रॉप खुद ही उन लोगों ने रेडनेस या पेन कम करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के लिए डाले, तो फिर ये स्टेरॉइड्स से आपकी कॉर्निया को डैमेज होता है, कॉर्नियल अल्सर बन जाता है। और जहाँ भी अल्सर होता है तो जब वो हील होता है तो वो अपना निशान छोड़ जाता है, जिसे हम कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं। तो जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, आँखों के बहुत सारी लेयर्स होती है, उसमें कॉर्निया सबसे बाहरी लेयर है, तो उसको इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ रहता है। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का एक कारण मैंने बताया था कि विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, और फिर जैसा कि आपने अभी बोला कि कॉस्मेटिक से या कॉन्टैक्ट लेंसेज से इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के बाद में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हुई। बिल्कुल विनीता मैम, जैसा कि पता है मैम हमको कि मौसम बदल रहा है और काफ़ी धूल धक्कड़ चलती है और आँखों में वो जो कण आते हैं उससे आँखों में काफ़ी ज़्यादा पानी या लालपन देखा जाता है। उसके बारे में आप बताएं कैसे उससे बचाव हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। बदलते मौसम के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और समर्स में क्योंकि पूरी शुष्क वातावरण है चारों तरफ, तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इन दिनों डिजिटल गैजेट्स की वजह से वैसे भी आंखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उसमें समर्स आ जाती है तो वो ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि आपने बोला कि अगर हम बाहर जा रहे हैं और कुछ शुष्क हवाएं चल रही है और उनके साथ में अगर मिट्टी के कण हमारी आँख में चले गए और हमने अनफॉर्चुनेटली आँखों को रब कर लिया, रिफ्लेक्सली ऐसा होता है कि हमारी आंख में कुछ भी चला जाता है तो हम मसलना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अपनी आंखों को मसले नहीं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें। हमारी बॉडी में एक रिफ्लेक्स होता है कि ऑटोमेटिकली वाटरिंग होती है और उस वाटर से आंख का जो कण है वो बाहर आ जाता है। अगर वो नहीं आ पाए तो आप आंखों में पानी डाल दीजिए और वॉश कर लीजिए। प्लस आपको अगर पीड़ा ज़्यादा हो रही है तो खुद निकालने का प्रयास न करें और डॉक्टर से मिलिए। तो
हमें प्रोटेक्शन लेना है, जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम चश्मे या गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम टू व्हीलर्स पे हैं तो हेलमेट जो हमको डबल सुरक्षा देगा वो हम कर सकते हैं। और आंखों की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए या तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालेंगे या फिर एक बार डॉक्टर की सलाह लेके उनसे आंखों की टेस्ट करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता रमनानी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और आपने हमें बताया कि क्यों बनाया जाता है ये सप्ताह, अंधत्व निवारण सप्ताह। साथ ही साथ धन्यवाद है पूनम मैम का भी, पूनम तत्वावादी जी जो कि बैडमिंटन चैंपियन है। आपने भी हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से बताया कि स्पोर्ट्स कितना महत्वपूर्ण है। दर्शकों उम्मीद करेंगे आज का कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।